या ऑपरेशन सिंदूर पर मेरी 3 वीडियो में से पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं हाल ही में नई दिल्ली में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई द्वारा दिए गए एक व्याख्यान के बारे में बात करूंगा। अब घई के अनुसार समस्या 80 के दशक के अंत में शुरू हुई थी, जाहिर है कि जम्मू और कश्मीर में, और उन्होंने कहा कि तब से अब तक 28,000 आतंकी हमले हो चुके हैं, 15,000 नागरिक मारे जा चुके हैं और 3,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके हैं। वह स्पष्ट रूप से पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर में चलाए जा रहे अंतहीन प्रॉक्सी युद्ध की ओर इशारा कर रहे थे। अब किसी ने घई से यह सवाल नहीं पूछा, लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूं, आखिर ऐसा क्यों है कि भारतीय सेना दशकों तक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाती रही लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला? ऐसा क्यों है कि भारतीय सेना ने कभी कुछ बिल्कुल अलग करने के बारे में नहीं सोचा, जो किया जा सकता था और आज भी किया जा सकता है, ताकि पाकिस्तान के प्रॉक्सी युद्ध को जम्मू और कश्मीर में खत्म किया जा सके? चूंकि घई इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, तो मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। हाँ, जम्मू और कश्मीर में परेशानी 1989 में शुरू हुई थी और अगले ही साल 1990 में उस समय के सेना प्रमुख जनरल रॉड्रिक्स ने जम्मू और कश्मीर थिएटर में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की। उनके उत्तराधिकारी जनरल विपिन जोशी, जिन्होंने 1993 में पदभार संभाला, मेरे आकलन में उन्होंने 2 बड़ी गलतियां की। पहली यह थी कि उन्होंने कभी भी राजनीतिक नेतृत्व से यह नहीं पूछा कि अंतिम लक्ष्य क्या है। अंतिम लक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। जब भी सेना या सैन्य बल का उपयोग किया जाता है, तो उसे बताया जाना चाहिए कि उसका काम क्या है, उसे यह काम कितने समय तक करना है और उस काम से सेना से क्या परिणाम अपेक्षित हैं। यह सब नहीं पूछा गया था। तो जहां तक सेना का सवाल था, यह ऑपरेशन सेना के लिए अनिश्चितकालीन बन गया और राजनीतिक नेतृत्व इससे खुश था, क्योंकि इससे उन्हें जम्मू और कश्मीर समस्या के राजनीतिक समाधान पर गंभीरता से विचार न करने का मौका मिल गया। और जनरल जोशी की दूसरी बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने सेना के संसाधनों से बड़ी संख्या में एक राष्ट्रीय राइफल फोर्स, जो एक विशेष काउंटर टेरर ऑपरेशन फोर्स है, खड़ी करने का फैसला किया। सिद्धांत रूप में यह एक अच्छा विचार था, क्योंकि काउंटर टेरर ऑपरेशन और एक गर्म युद्ध के लिए तैयारी करना, जो भारतीय सेना का मुख्य कार्य है, ये दोनों ऑपरेशन हैं जो एक दूसरे से उतने ही अलग हैं जितना चौक और चीज। तो सेना प्रमुख का विचार यह था कि जो अधिकारी गर्म युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं, वे इस आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल होकर अपने मुख्य कार्य से भटक या विचलित न हो जाएं, और उन्होंने सोचा कि इसके लिए एक विशेष बल होना चाहिए जो यह काम करे। और उनकी राय में आरआर राष्ट्र राइफल्स का काम बहुत लंबा नहीं चलेगा और बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में सब कुछ समाप्त हो जाएगा और आरआर का काम खत्म हो जाएगा और वह मुख्य बल में विलीन हो जाएगी। लेकिन आरआर के बारे में और बातें थोड़ी देर में। फिर एक और चीफ थे, जनरल एनसी विज। 2004 में उन्होंने पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगवाई। अब कोई भी सक्रिय सैन्य सीमा पर बाड़ नहीं लगाता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और इसके 2 परिणाम हुए। एक यह था कि भारतीय सेना के लिए अब उसे अपने ही क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने थे, और इसके कारण अनजाने में एक रक्षात्मक मानसिकता विकसित हो गई, जिसे मेजिनो मानसिकता कहा जाता है। और मेरा मानना है कि जब आपके अंदर रक्षात्मक मानसिकता आ जाती है, तो एक सैनिक की लड़ने की भावना, वह आक्रामकता मर जाती है। लेकिन जैसा भी हो, उन्होंने वहां बाड़ लगवा दी। फिर एक और प्रमुख थे, जनरल जे सिंह, जिन्होंने 2007 में रक्षा मंत्री AK एंटनी से भारतीय सेना के लिए आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए पहली उप परंपरागत युद्ध नीति जारी करवाई। अब ऐसा करने से सेना का जो काम था, आतंकवाद विरोधी काम, वह अचानक भारतीय सेना का मुख्य काम बन गया, और उसका मुख्य काम जो था गर्म युद्ध के लिए लड़ना, वह पीछे चला गया। और सेना इससे खुश थी, उन्हें कोई समस्या नहीं थी। क्यों? वापस चलिए उस बात पर जो मैं आरआर के बारे में कह रहा था। आरआर ने अचानक महसूस किया, उन अधिकारियों ने जो शुरुआती हिचकिचाहट के बाद आरआर में आए, कि वास्तव में उन्हें इस नौकरी में बहुत अधिक दृश्यता मिल रही थी। यह उन्हें दृश्यता दे रहा था, यह उन्हें शक्ति दे रहा था, यह उन्हें प्रतिष्ठा दे रहा था, यह उन्हें पदक दिला रहा था।
और सबसे बढ़कर वे कश्मीरियों पर हुकूमत चला सकते थे, जो वे नियंत्रण रेखा पर बैठकर अपने मुख्य काम के लिए लड़ाई में नहीं कर सकते थे। और यही कारण है कि श्रीनगर में स्थित 15 कोर मुख्यालय, जो आतंकवाद विरोधी अभियान के केंद्र में है, अचानक सबसे आकर्षक पोस्टिंग की जगह बन गया। हर कोई 15 कोर मुख्यालय में रहना चाहता था और सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां रहना चाहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि 15 कोर के कमांडर का कार्यकाल, जो पहले 2 साल का था, उसे घटाकर 8 से 9 महीने कर दिया गया, क्योंकि इतने सारे अधिकारी 15 कोर के कमांडर बनना चाहते थे। हर कोई न युद्ध न शांति की स्थिति में रहना चाहता था। असल में जब मैं विकिपीडिया पर डीजीएमओ राजीव घई की प्रोफाइल देखता हूं तो पता चलता है कि उन्हें 1989 में कमीशन मिला था, वही साल जब जम्मू और कश्मीर में परेशानी शुरू हुई थी। उन्होंने 15 कोर की कमान संभाली है। अपनी सेवा का अधिकांश समय उन्होंने जम्मू और कश्मीर थिएटर में बिताया है और उन्हें जम्मू और कश्मीर थिएटर में मिलने वाले लगभग सभी पदक मिल चुके हैं। अब मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, ये सब ठीक था, लेकिन इससे देश को कोई मदद नहीं मिली। और ये वह किताब है जो मैंने लिखी थी। ये किताब मैंने 2000 में लिखी थी, यानी आज से 25 साल पहले। इसका नाम है 10 मिथ्स दैट शेप इंडियाज इमेज। यह 10 मिथकों, 10 मुद्दों के बारे में है जिन्हें मैंने उठाया है और समझाया है। मैं आपको इनमें से 2 मिथकों, या जिनकी मैंने व्याख्या की है, उनके शीर्षक बताता हूँ। मैंने एक अध्याय में 10,000 शब्दों में तर्क दिया है कि जब तक सेना विश्वसनीय पारंपरिक युद्ध क्षमता नहीं बनाती, तब तक वह कश्मीर में पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर को समाप्त नहीं कर सकती, और यह क्षमता आज भी उसके पास नहीं है। फिर एक और अध्याय में, जिसका शीर्षक है साउथ एशिया इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, मैंने तर्क दिया है कि यह न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट नहीं है। ये इसके न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट होने का एक मिथक है, क्योंकि अब तक जितने भी युद्ध हमने देखे हैं, खासकर पश्चिमी सेक्टर में, वहां पाकिस्तान कभी भी पराजित नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि युद्ध के संचालन स्तर पर वह भारतीय सेना के बराबर है। और अगर वास्तव में ऐसा था कि उसकी सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं थी, तो उसने खुद ही प्रॉक्सी युद्ध समाप्त कर दिया होता। तो ये जो परमाणु युद्ध की बातें हैं, जो आज भी अधिकारी कहते रहते हैं कि देखिए, परमाणु छत्र छाया के नीचे पारंपरिक युद्ध के लिए जगह है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब बनता है, क्योंकि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल क्यों करेगा जब वह पारंपरिक युद्ध में भारतीय सेना का सामना कर सकता है। अब आइए डीजीएमओ की आगे की कहानी पर चलते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने व्याख्यान में श्रोताओं को बताया कि 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ था और कुछ तरह की लामबंदी की गई थी, और फिर जाहिर है समझदारी आई और हम वापस आ गए। अब मैं गही को यह बताना चाहता हूं कि यह कोई मामूली लामबंदी नहीं थी। यह 1971 के युद्ध के बाद भारतीय सेना द्वारा की गई सबसे बड़ी लामबंदी थी, जिसमें युद्ध में होने वाली क्षति के भंडार भी शामिल किए गए थे। उन्हें बाहर निकाला गया था। इस लामबंदी में 3 हफ्ते लगे, और इस लामबंदी के बाद दोनों सेनाओं के बीच 10 महीने तक सैन्य गतिरोध रहा, और अंत में भारतीय सेना बिना एक भी गोली चलाए, दोनों पक्षों में से किसी ने भी गोली नहीं चलाई, भारतीय सेना वापस आ गई, जिसे उसने रणनीतिक पुनर्स्थापन कहा। मूल रूप से वह वापस बैरकों में लौट आई। अब यहाँ 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें उजागर करना जरूरी है। पहली बात यह है कि हाँ, 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था। यह एक आतंकवादी हमला था, और 16 दिसंबर को सेना प्रमुख, जो उस समय चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन भी थे, जनरल पद्मनाभन, उन्हें राजनीतिक नेतृत्व द्वारा बुलाया गया था। इस विषय की सारी जानकारी उस किताब में है, जिसे मैंने लेफ्टिनेंट जनरल वी के सूद के साथ लिखा है, जो भारतीय सेना के वाइस चीफ के पद से रिटायर हुए थे। इस किताब का नाम है ऑपरेशन पराक्रम, द वॉर अनफिनिश्ड। एक ऐसी किताब जिसे शायद गही को पढ़नी चाहिए, ताकि वह समझ सके कि यह कोई मामूली लामबंदी नहीं थी। तो जैसा कि मैं बता रहा था, जनरल पद्मनाभन को बुलाया गया और उन्हें हिंदी में कहा गया, आप जनरल साहब मोबिलाइजेशन करिए, जनरल सेना को तैयार कीजिए। अब जहां तक पद्मनाभन का सवाल है, उन्हें यह नहीं बताया गया था कि यह मोबिलाइजेशन किस लिए है,
क्या यह युद्ध के लिए है या सैन्य दबाव बनाने के लिए है? तो पद्मनाभन ने सही निष्कर्ष निकाला कि यह मोबिलाइजेशन युद्ध के लिए ही करना है। अब उसके बाद हम जानते हैं कि कुछ नहीं हुआ और सैनिक वापस अपनी बैरकों में लौट आए। जहां तक भारतीय सरकार का सवाल है, वाजपेयी सरकार का सवाल है, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज ने 20 नवंबर 2002 को संसद में ये कहा था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने 800 सैनिकों की जान गंवाई है और कुल मिलाकर, जिसमें घायल भी शामिल हैं, यह संख्या लगभग 2000 के करीब थी। भारत ने इस ऑपरेशन पराक्रम में 8000 करोड़ रुपए भी गंवाए और जो उन्होंने नहीं कहा वह यह था कि भारतीय उपकरणों पर भारी क्षति और घिसावट हुई थी और भारतीय सेना को फिर से युद्ध के लिए तैयार होने में 10 साल लग जाएंगे। और यही कारण है कि ऑपरेशन पराक्रम जो 2002 में समाप्त हुआ, के 6 साल बाद जब 2008 में मुंबई हमला हुआ, तब मनमोहन सिंह सरकार इतनी समझदार थी कि उसने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं किया, क्योंकि भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। उसे अपने उपकरणों की घिसावट और क्षति की भरपाई के लिए और समय चाहिए था। पराक्रम से जो दूसरी महत्वपूर्ण बात सामने आई, वह ठीक वही थी जो पद्मनाभन ने 9 नवंबर 2002 को मीडिया से कही थी और उन्होंने कहा, यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब भी ऐसी स्थिति हो जिसमें सेना की मदद की जरूरत हो, तो सेना की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए ताकि कोई भ्रम न रहे। राजनीतिक नेतृत्व को, सैन्य नेतृत्व को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि युद्ध में उससे ठीक ठीक क्या अपेक्षित है, उसे युद्ध में क्यों जाना चाहिए। यह बात स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए, राजनीतिक उद्देश्य, और उसी के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। फिर दूसरे स्तर पर जो युद्ध का मध्यवर्ती स्तर है, जिसे हम युद्ध का संचालन स्तर या अभियान स्तर कहते हैं, वहां से सैन्य नेतृत्व का काम शुरू होता है और यही सबसे महत्वपूर्ण काम है। और इसका काम यह है कि राजनीतिक उद्देश्यों को समझने के बाद अब यह सैन्य लक्ष्यों के आधार पर उन राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करता है। तो युद्ध के इस स्तर पर, यानी संचालनात्मक स्तर पर, हमारे मामले में तीनों सेवा प्रमुख वे युद्ध की योजना बनाते हैं। योजना महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्ध की सफलता उनकी योजना पर निर्भर करती है और यह एक सैन्य योजना है, कोई राजनीतिक योजना नहीं है। इसीलिए यह युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण स्तर है और युद्ध का सबसे निचला स्तर वह है जिसे हम रणनीति, टैक्टिक्स कहते हैं, जहां कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, जहां लड़ाइयाँ होती हैं, जहां क्षरण, एट्रिशन होता है। तो यहाँ यह बात समझने की है कि अगर सबसे ऊपरी स्तर यानी रणनीतिक स्तर पर अगर कोई संवादहीनता है, अगर राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच कोई असहमति है, तो वह संचालनात्मक स्तर तक पहुंचती है और फिर वह रणनीतिक स्तर तक आ जाती है, हर चीज प्रभावित होती है। यह कहने के बाद कुछ मुख्य सबक हैं जो सामने आए हैं और वे चर्चा के लिए प्रासंगिक हैं। पराक्रम के मुख्य सबक जिनके बारे में मैं संक्षेप में बात करना चाहता हूं। एक यह है कि हमेशा की तरह जब सेना ने पराक्रम के लिए लामबंदी की, तो वह पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। अब इस बार मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये बात जनरल वीके सिंह की पुस्तक में है। वह सेना प्रमुख बन गए हैं और वह भाजपा के एक प्रमुख नेता हैं और उन्होंने पराक्रम पर यही लिखा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पराक्रम के पहले कुछ दिनों में ही हमारे ऑपरेशन का खोखलापन उजागर हो गया। तैयारी और यहाँ विस्तार से बताया गया है कि वे 800 जानें कैसे गईं, कि वहाँ दुर्घटनाएं हुईं, कि वहाँ बारूदी सुरंगें थीं, एंटी पर्सनल माइनें थीं जिन्हें उन्होंने हटाया। तो मूल रूप से सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। इसमें क्लिनिकल विवरण दिए गए हैं। शायद अगर इस व्यक्ति ने यह किताब नहीं पढ़ी है तो उसे भी यह पढ़नी चाहिए। तो सेना तैयार नहीं थी। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक नेतृत्व भी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने पद्मनाभन से कहा, तुम मोबिलाइज करो। असल में वे सोच रहे थे कि इससे पाकिस्तानियों पर दबाव बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पराक्रम दो हिस्सों में हुआ। दूसरे हिस्से में, जो मई 2002 में हुआ, जब जम्मू में कालूचक नरसंहार हुआ, अचानक भारत में माहौल गर्म हो गया।
और पद्मनाभन ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि सेना युद्ध के लिए तैयार है, सैन्य बल युद्ध के लिए तैयार है और हर कोई कार्रवाई चाहता था। और प्रधानमंत्री को भी कुछ कहना था और उन्होंने कहा, लेकिन एनएस से चिंतित थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा ने तुरंत अमेरिका में अपने समकक्ष कोंडोलीजा राइस से संपर्क किया और उनसे कुछ करने का अनुरोध किया। फिर कोंडोलीजा राइस ने राष्ट्रपति बुश से बात की। उन्होंने आगे जनरल मुशर्रफ से बात की और ऐसा लगता है कि स्थिति को शांत किया गया। ये सारी जानकारियां कोंडोलीजा राइस में मौजूद हैं। ऑटोबायोग्राफी नो हायर ऑनर में ये सारी बातें हैं। तो बात ये है कि वाजपेयी सरकार युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। और दूसरी ओर, इससे मैं तीसरे बिंदु पर आता हूं, जनरल मुशर्रफ अडियल थे। दरअसल 10 महीनों की तैनाती के अंत की ओर उन्होंने नियमित रूप से अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण शुरू कर दिया था, जिससे भारतीय पक्ष को यह संकेत मिल रहा था कि वे लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे। और चौथी बात जो बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई, वह थी रणनीतिक स्तर पर राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच भारी संवादहीनता। अगर मुझे इन सब का सारांश देना हो तो ये हैं 3 मुख्य बिंदु। पहला, भारतीय सेना गर्म युद्ध के लिए उतनी तैयारी नहीं करना चाहती जितना वह नो वॉर नो पीस ऑपरेशनों को जारी रखना चाहती है, और इसका कारण मैंने पहले ही समझा दिया है कि वह ऐसा क्यों चाहती है। दूसरा, इसी वजह से भारत के पास विश्वसनीय सैन्य युद्ध क्षमता, युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। अन्यथा, जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान की ओर से छद्म युद्ध खत्म हो जाता। अब 2014 में मोदी सरकार आती है। अब कोई भी जो उम्मीद कर सकता था वह कुछ भी हो सकता था कि प्रधानमंत्री या सरकार जो सबसे पहली चीज करेगी वह ये होगी कि पराक्रम में जो ये बड़ी खामियां देखी गई थीं उन्हें दूर किया जाएगा, उनका समाधान किया जाएगा। इसके बजाय जो किया गया वह यह था कि इन कमियों का इस्तेमाल मोदी सरकार ने अपने फायदे के लिए किया, जो कि अविश्वसनीय था। और अब मैं इसी के बारे में बात करना चाहता हूं। 2016 में भारतीय सेना ने जो किया वह नियंत्रण रेखा के आसपास की कार्रवाई थी। ये उनके शब्द हैं, नियंत्रण रेखा के आसपास की कार्रवाई। 2016 के बाद से किसी भी वरिष्ठ सेना अधिकारी ने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं। हर किसी ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा है। अब जब घई इस तरह की बात कहते हैं तो इसका कारण बहुत साधारण है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे किससे बात कर रहे हैं। विदेशी देशों के सैन्य प्रमुखों को संबोधित कर रहे हैं। और अगर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कहा होता तो कोई उनसे पूछ सकता था कि वे सर्जिकल स्ट्राइक कैसे थीं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक का एक विशेष अर्थ होता है। जब हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तो सैन्य भाषा में इसका अर्थ होता है कि कोई अचानक की गई सैन्य कार्रवाई जो युद्ध के सामरिक स्तर से आगे जाती है और या तो युद्ध के रणनीतिक स्तर या संचालन स्तर को प्रभावित करती है, जिससे पूरे अभियान की दिशा बदल जाती है। यह एक सर्जिकल स्ट्राइक है जिसे आमतौर पर वायुसेना द्वारा अंजाम दिया जाता है। हालांकि 2016 में जो कहा गया था वह उस समय के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने जब मीडिया को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि पिछली रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तानी डीजीएमओ जो उनके समकक्ष थे को तुरंत इसके बाद सूचित कर दिया गया कि भारतीय सेना इस मिशन को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, और यह मिशन समाप्त हो गया था। दूसरे शब्दों में, भारत बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ाना नहीं चाहता था। अब वह अकेले ऐसे नहीं थे। सभी पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त समुदाय, हर किसी ने आज तक इसे सर्जिकल स्ट्राइक ही कहा है कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। और निश्चित रूप से मीडिया भी इसमें शामिल हो गया और उन्होंने भी कुछ बड़ी घटनाओं के दृश्य बनाए, जबकि वास्तव में कुछ भी बड़ा नहीं हो रहा था। तो जो बात समझ में नहीं आती वो ये है कि यह ऑपरेशन 2016 का था। यह ऑपरेशन भारत के सैन्य इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में याद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहकर, जो कि वास्तव में नहीं थी और राजनीतिक नेतृत्व जो सुनना चाहता था वही कहकर, उस समय के सेना प्रमुख ने
उन्होंने सेना की संचालनात्मक भूमिका प्रधानमंत्री को सौंप दी। कृपया इसे अच्छे से समझ लें। ये एक आतंकवाद विरोधी अभियान था, एक सतही आतंकवाद विरोधी अभियान, और सेना को इसके बारे में पता था। अब गही ने इसके बारे में बात की है, लेकिन सभी ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहना तय किया। एक बड़ा नाम, एक नैरेटिव बनाया गया ताकि राजनीतिक नेतृत्व खुश रहे। इसका मतलब यह है कि सेना प्रमुख की जो मुख्य भूमिका थी, जैसा कि मैंने कहा, सबसे उच्च संचालनात्मक कमांडर होने की, वह इस एक विशेष घटना के द्वारा प्रधानमंत्री को सौंप दी गई। और हम जानते हैं कि उस समय के सेना प्रमुख के साथ क्या हुआ। वह थे जनरल दलबीर सिंह सुहाग, और वे सेशेल्स में उच्चायुक्त बन गए। और हम यह भी जानते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत 1 सितंबर को भारतीय सेना के वाइस चीफ बने, और 28 सितंबर को तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और वे इसके मास्टरमाइंड थे। और उसके बाद बिपिन रावत ने 2 अधिकारियों को सुपरसीड किया, सेना प्रमुख बने, 3 साल का कार्यकाल सेना प्रमुख के रूप में पूरा किया, और फिर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। अब एक और बात हुई थी, और इसके लिए मुझे मोदी सरकार के कार्यकाल की शुरुआत में वापस जाना होगा। मोदी सरकार मई 2014 में सत्ता में आई, और अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली त्रिसेवा यानी संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उस संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो उनसे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा था। उन्होंने कहा, उन्होंने निर्देश दिया, बल्कि उन्होंने तीनों सेनाओं के सभी कमांडरों को एक ऑपरेशनल निर्देश दिया कि खतरा भले ही जात हो, लेकिन दुश्मन अदृश्य हो सकता है। दूसरे शब्दों में, खतरा पाकिस्तान है, दुश्मन आतंकवादी हैं। तो हाँ, हमें पता है कि खतरा पाकिस्तान से आता है, लेकिन ध्यान आतंकवादी पर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उनके अनुसार भारतीय सेना और सैन्य बलों का मुख्य ध्यान उप परंपरागत अभियानों, आतंकवाद विरोधी अभियानों पर होना चाहिए। तो 2014 के अधिनियम के साथ वह यह भाषण संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पूरा रणनीतिक स्तर अपने हाथ में ले लिया है, और साथ ही एक संचालनात्मक निर्देश भी दिया है, जो आमतौर पर हमारे व्यवस्था में रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं को देते हैं, जिसके आधार पर वे अपने संचालनात्मक योजनाएं बनाते हैं। तो 2014 में रणनीतिक स्तर प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले लिया था, और 2016 तक उन्होंने शीर्ष संचालनात्मक कमांडर की भूमिका भी संभाल ली, क्योंकि सेना उस समय नैरेटिव बिल्डिंग करने में काफी संतुष्ट थी, और वायुसेना और नौसेना ने भी यह महसूस किया कि वे इस मौके से वंचित रह रहे हैं। इसी वजह से 2016 में पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियानों के बाद उस समय के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने भी वायुसेना की भूमिका को कुछ पारंपरिक अभियानों में लेकर बात की, जो कि वायुसेना ने प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने से पहले कभी नहीं कही थी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने खुद को सबसे उच्चतम संचालन कमांडर के रूप में स्थापित कर लिया है, जैसा कि हमने बालाकोट में देखा था। सेना प्रमुख ने हमें बताया कि ऑपरेशन को नाम देने वाले भी प्रधानमंत्री ही थे, ऑपरेशन सिंधु। तो अब इसके पर्याप्त प्रमाण हैं कि प्रधानमंत्री अब युद्ध के रणनीतिक और संचालन दोनों स्तरों पर पूरी तरह नियंत्रण में हैं। तो फिर तीनों सेनाध्यक्ष क्या कर रहे हैं? यही मुद्दा है। मेरे आकलन में अब तीनों सेनाध्यक्ष केवल रणनीति और नैरेटिव निर्माण पर ध्यान दे रहे हैं। यही कार्य अब उनके पास बचा है। आप जानते हैं, इंडोनेशिया में भारतीय नौसेना के अटैचे ने भी उल्लेख किया है कि भारतीय वायुसेना कुछ सीमाओं के तहत काम कर रही थी। तो ये सीमाएं युद्ध के संचालन स्तर पर लाई गई थी। तो जब मैं कहता हूं कि अब कार्य रणनीति और नैरेटिव निर्माण का है, तो हमने देखा है कि नैरेटिव निर्माण पर काफी काम हुआ है। वास्तव में नैरेटिव निर्माण का एक उदाहरण यह है कि एक पूर्व सेना प्रमुख नरवणे, जिन्होंने एक किताब लिखी है, वह पिछले 1 साल से प्रकाशक के पास है, लेकिन अभी तक उसे राजनीतिक अधिकारियों से मंजूरी नहीं मिली है।
जबकि बाजार में ऑपरेशन सिंदूर पर कई किताबें आ चुकी हैं जिन्होंने 6 जुलाई की वायु युद्ध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, पूरी तरह से सफेद पोश बना दिया है, जबकि वह 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह किताब जो मैंने अपनी सहयोगी गजाला वहाब के साथ लिखी थी, ड्रैगन ऑन आवर डोरस्टेप, ये जनवरी 2017 में प्रकाशित हुई थी। और अगर आप इस किताब की शुरुआती पंक्ति देखें तो उसमें लिखा है, चीन को छोड़िए, भारत तो पाकिस्तान से भी युद्ध नहीं जीत सकता। और मैंने इस किताब में विस्तार से समझाया है, और जाहिर है कि मूल आधार वही है जो मैंने 25 साल पहले लिखा था कि भारत के पास पाकिस्तान से युद्ध लड़ने की क्षमता ही नहीं है, वरना पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी वॉर भारत में बंद कर देता। तो अगर ये किताब अब आई होती तो शायद, माफ कीजिए, ये कभी प्रकाशित ही नहीं हो पाती, ये कभी सामने ही नहीं आती। अब जहां तक नैरेटिव बिल्डिंग की बात है, नैरेटिव बिल्डिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा है, जो विमर्श चल रहा है उसमें। और यही बात घई ने भी अपने दर्शकों से कही, जहां घई ने वह दृश्य दिखाए जो नुकसान हुआ था, खासकर 9 और 10 मई की रात को भारतीय सेना द्वारा त्रिसेवा ऑपरेशन के तहत, और जिसमें एयर फोर्स ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और हाँ, वह सारा नुकसान वह सराहना के काबिल है, ये काबिल तारीफ है जो कुछ भी हुआ, क्योंकि दृश्य मौजूद है, उन्हें नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ एक बात है जिसके बारे में घई ने बात नहीं की, जिसके बारे में इस देश में कोई बात नहीं करता, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है उन 4 दिनों का, जिसे विश्व के विशेषज्ञों ने नोटिस किया है। और वह बिंदु भारत और पाकिस्तान के बीच एक सटे हुए सीमा के साथ है। हमारे ऑपरेशन की कुंजी या युद्ध जीतने या हारने की कुंजी वायुसेना की भूमिका होगी, और मुख्य भूमिका वायुसेना की यह है कि वह वायु प्रभुत्व, एयर सुप्रीमेसी हासिल करे। वायु प्रभुत्व के लिए मुख्य मिशन एयर टू एयर ऑपरेशंस होना चाहिए। और घई साहब जिस बारे में बात कर रहे हैं, या सभी लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं, वे हैं काउंटर एयर ऑपरेशंस, दोनों, आक्रामक काउंटर एयर और रक्षात्मक काउंटर एयर। कोई भी व्यक्ति जो सैन्य या वायुसेना को समझता है, वह जानता है कि काउंटर एयर ऑपरेशंस मुख्य मिशन यानी एयर टू एयर ऑपरेशंस के समर्थन में होते हैं। और यहीं पर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने खुद को अच्छी तरह साबित किया। और यह क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले पाकिस्तान एयर फोर्स ने 2 चीज़ें की। पहली, उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता का अच्छा प्रदर्शन किया। मैं इसकी विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैंने पहले ही कई वीडियो में इसे समझाया है। और दूसरी बात, उन्होंने बीवीआर, बियॉन्ड विजुअल रेंज का इस्तेमाल किया। अब हम डॉग फाइट्स के युग में नहीं हैं। वायु प्रभुत्व के लिए अब बात बियॉन्ड विजुअल रेंज की है, यानी वे एक 143 किलोमीटर की दूरी से डिजिटल इकोसिस्टम की मदद से मिसाइल दाग सकते हैं। एक इकोसिस्टम तैयार करना और उस इकोसिस्टम पर प्रशिक्षण लेना या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का निर्माण करना वर्षों की मेहनत का काम है, और यही बात दुनिया ने नोटिस की। S-400 हासिल करना, जो शायद आज की तारीख में अपनी श्रेणी में दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है, एक अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान की मिलिट्री की प्रोफाइल बहुत ऊपर चली गई है, और जहाँ तक भू राजनीति की बात है, पाकिस्तान की प्रोफाइल भी बहुत ऊपर चली गई है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, मेरे लिए ऑपरेशन सिंधु रेस की सबसे बड़ी बात यह है कि 1971 के युद्ध के बाद दुनिया ने सोचा था कि उस युद्ध में भारत की जीत इसलिए हुई थी क्योंकि भारत की पारंपरिक युद्ध क्षमता पाकिस्तान की पारंपरिक युद्ध क्षमता से कहीं अधिक थी। अब यह सोच ऑपरेशन सिंदूर द्वारा चकनाचूर कर दी गई है, यह पूरी तरह नष्ट हो गई है। मैं अगली वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख को समझाऊंगा, और उन्हें युद्ध की प्रकृति, युद्ध का चरित्र, और जिसे मैं युद्ध का स्वरूप कहता हूं, इन 3 शीर्षकों के अंतर्गत रखूंगा।